गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्य एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के दौरान आप लोगों को जिस प्रकार से सिलेबस हो रहा है आपका, उस हिसाब से आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आप देख रहे हैं, उन्हीं को आप पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो बच्चे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। आपके केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हैं, तो आप चाहें तो एक एक करके, एक साथ तो ना आए कोरोना में, एक एक करके जैसे आपको टाइम मिले अपनी सुविधा के हिसाब से आकर और ऑफिस से संपर्क करके आप नोट्स ले सकते हैं ना। आज बायोलॉजी के अंदर एक बिल्कुल नई फ्रेश टॉपिक आपके लिए आ रहा है। टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक बॉटनी, और इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है या बायोलॉजी स्टूडेंट है उनको ये लगता है कि हाँ हमारा बॉटनी से रिलेटेड है टॉपिक इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक यानी कि जो आर्थिक है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों से जो मानव है उस मानव को आर्थिक जो लाभ मिलता है, उस आर्थिक लाभ की आज आप अध्ययन करेंगे। अब मानव को आर्थिक लाभ मिलने के पीछे अनेक कारण है। जैसे कि अगर मानव को भोजन की आवश्यकता है तो मानव किसके ऊपर निर्भर है? पेड़ पौधों पर निर्भर है। अगर दूसरी बात की जाए कि मानव को फल की आवश्यकता है तो फल खाने के लिए वो कहाँ जाएगा? किसी भी ना किसी पेड़ के पास जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ औषधीय पौधे होते हैं, कुछ आपके लिए इंडस्ट्रियल पौधे होते हैं। इन सभी के लिए क्या है, मानव को प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होना होता है। अब प्लांट्स जो कि आज मानव को हर मतलब, चाहे से वो खाने की चीज़ हो, चाहे से वो मतलब मेडिसिन हो, चाहे वो आपके लिए देखा जाए तो कोई भी इंडस्ट्रियल अगर लगानी है, तो उन सभी के अंदर प्लांट्स के द्वारा मानव के लिए, मानव की क्या की जा रही है? हेल्प की जा रही है। तो अपना सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है यूनिटी, मान लीजिए उसको इकोनॉमिक बॉटनी वाला। उस इकोनॉमिक बॉटनी वाले जो टॉपिक है उसको आज हम स्टडी करेंगे। टॉपिक दिखने में बहुत इजी लगता है और कई बच्चे ये भी कहते हैं कि सर ये टॉपिक तो हम खुद से ही पढ़ लेंगे। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि बच्चा खुद से पढ़े, लेकिन मैं उस टॉपिक को बिल्कुल शॉर्ट करके लेके आया हूँ कि जो जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में कर रहा हूँ कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस लेने का केवल और केवल एक ही मकसद है कि बच्चे को जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन की ओर उसका ध्यान आकर्षित करवाना है और उस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करवाना है, जिसके कारण वो जब वो पेपर आए तो उस पेपर में उस क्वेश्चन को देखकर गलत ना करे, बिल्कुल सही कर किया है। तो आज का टॉपिक अपना इकोनॉमिक बॉटनी टॉपिक है। लिखा है मैंने इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक जो वनस्पति है उससे आपको लाभ का जो है, आर्थिक का मतलब है कि आपको फ़ायदा कहाँ से कैसे क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले देखो जो आर्थिक महत्व है, यानी कि जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बताने वाले बहुत से वैज्ञानिक थे, लेकिन एक वैज्ञानिक जिसने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन किया और हर प्लांट को एक सीक्वेंस में रखा कि किस पौधे को कहाँ रखना चाहिए। जैसे अनाज वाले पौधों को अनाज में रखा, फिर उसके बाद में दालों को अलग रखा, फिर उसके बाद में मसाले रखे, फिर औषधीय पौधे रखे, फिर फल रखे, फिर तेल जिनसे हमें प्राप्त होता है उनको रखा गया, फिर रेशे वाले पौधों को अलग से रखा, फिर उन ऐसे पौधे जिनसे हम नगद फसल बोलते हैं उनको अलग रखा। तो एक साइंटिस्ट थे, नाम है उनका A.F. हिल। A.F. हिल नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस आर्थिक महत्व के पादपों का क्या किया गया? वर्गीकरण किया। और ये वर्गीकरण ऐसा नहीं है कि इन्होंने किया, इनसे पहले भी लोगों ने किया है, अनेक साइंटिस्टों ने किया, बॉटनिस्टों ने किया, लेकिन A.F. हिल के द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन बहुत ही ऑथेंटिक था, वो मान्य था, सभी ने उस क्लासिफिकेशन को मान्यता दी। इस कारण से ये कहा जाता है कि आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण करने वाले जो साइंटिस्ट है वो है A.F. हिल। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में A.F. हिल ने क्या किया उसकी बात करते हैं। तो देखो A.F. हिल जो क्लासिफिकेशन दे रहा है, उन्होंने ये कहा कि इन प्लांटों को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? उन्होंने 4 पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट के अंदर तो उन्होंने कौन से पौधों को रखा? फूड प्लांट वाले, फूड प्लांट यानी कि ऐसे पादप, ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जिनसे मानव को भोजन की प्राप्ति होती है, उनको रखा। अब उसमें भी इन्होंने क्या किया? इसका सब डिवीजन कर दिया। जो फूड प्लांट है ना, फूड प्लांट पे भी इन्होंने क्या किया? सब डिवीजन किया। वो कैसे किया वो सुनना। देखो फूड प्लांट के अंदर
उन्होंने सबसे पहले तो क्या रखा, अनाज वर्ग को रखा। सबसे पहले किसको रख दिया, अनाज वर्ग को रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में इनमें किस में रख दिया, ये जो दालें वगैरह होती है ना, उन दालों को रख दिया, ठीक है। दालों के बाद में इन्होंने क्या किया, जो ऐसे पौधों को रखा जिनसे हमें क्या प्राप्त होती हो, सब्जियां प्राप्त होती हैं। फिर उसके बाद में कौन से पौधों को रखा, जिनसे हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, फल प्राप्त होते हैं, यानी फलों वाले पौधों को इन्होंने रखा। तो सबसे पहले एएफिल ने 4 वर्गीकरण किए। 4 वर्गीकरण में फर्स्ट जो वर्गीकरण था वो वर्गीकरण था फूड प्लांट वाला। फूड प्लांट में भी उसने अनाज वाले पौधे रखे, दालों से जो जिनसे हमें दाल प्राप्त होती है उन पौधों को रखा, जिनसे सब्जियां प्राप्त होती हैं, जिनसे हमें फल प्राप्त होती है उन पौधों को इन्होंने रखा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे अनाज वाले पौधे, अनाज में भी एक तो मोटा अनाज होता है ना, वो भी होता है। जो अनाज में मैंने लिखा गेहूँ है, चावल है, दाल के लिए आपने रख दिया चना रख दिया, आलू बैंगन आपने सब्जी वाले रख दिए, फल के अंदर आपने जैसे आम है, केला है, अंगूर है, संतरा वगैरह जो है सभी को आपने फल वाले पौधों में रख दिया। तो एएफिल का फूड प्लांट का जो इन्होंने डिवीज़न रखा, उसके अंदर ये 4 प्रकार के आपने प्लांट की स्टडी आपको करना है। फिर उसके बाद में आ जाता है फूड एडजंक्ट प्लांट, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो जो खाद्य पदार्थ, ये भी एक प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, लेकिन पादपी होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, एक प्रकार से सहायक खाद्य पादप होता है। क्या होता है, ये सहायक होते हैं। ये जो खाद्य पदार्थ पादप होते हैं ना, उनके क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब वो सहायक कैसे होते हैं, जैसा कि आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, इन्होंने जैसे सब्जी बनाई, ठीक है, तो सब्जी बनाने के लिए आपने क्या किया, मसालों का यूज़ किया, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए सर दर्द वगैरह हो रहा है, या मान लीजिए कोई आपको स्फूर्ति की आवश्यकता है, तो आपने क्या किया, चाय वगैरह की, कॉफ़ी वगैरह की आवश्यकता हुई, तो ये भी आपको कहाँ से प्राप्त हो रही है, प्लांट से प्राप्त हो रही है। मसाला जैसे कि आपने धनिया है, सौंफ है, ठीक है, मिर्च वगैरह है, हल्दी वगैरह पाउडर जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, मसाले हैं। तो ठीक है, तो इन्होंने कौन से पादपों को रखा, एक तो मसाले वाले पादप रख दिया, और दूसरा कौन सा रख दिया, पेय पदार्थ वाले पादपों को रखा। अब पेय पदार्थ में कौन आएगा आपके, जिनसे आपको क्या प्राप्त हो रही है, चाय पी रहे हैं हम, फिर दूसरा क्या है, कॉफ़ी है, ठीक है। तो ये जो चाय कॉफ़ी जिन पौधों से हमें प्राप्त हो रही है, उन पौधों को तो कौन से पौधे कह दिया, पेय पदार्थ वाले पौधे। जिनसे हमें मसाले प्राप्त हो रहे हैं, उनको हमने क्या नाम दे दिया, मसाले वाले जो पौधे, जैसे कि हल्दी वगैरह हो गई, ठीक है, आपका क्या हो गया, धनिया हो गया, ठीक है, सौंफ वगैरह हो गया, जीरा वगैरह हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, मसाले वाले पौधे हो गए। यानी कि जो खाद्य के सहायक खाद्य पादप होते हैं, उनको इन्होंने द्वितीय वर्गीकरण कर दिया। अब बात करते हैं तृतीय वर्गीकरण की, यानी कि तीसरे वर्गीकरण, थर्ड जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, उस थर्ड क्लासिफिकेशन में इन्होंने किनको रखा, मेडिसिनल प्लांट को रखा। यानी कि जितने भी औषधीय पौधे हैं, जिनसे आपको क्या मिलती है, औषधि मिलती है, तो औषधि प्राप्त जो उनसे पादपों से हो रही है, उन पौधों को इन्होंने क्या रखा, मेडिसिनल प्लांट में रख दिया। अब औषधीय पौधे जैसे कि आपने बताया, सर्पगंधा है, ठीक है, अश्वगंधा है, गूगल वगैरह है, हल्दी भी एक प्रकार से औषधीय पौधों में आ जाती है, ठीक है। तो इनको किस में रखा आपने, मेडिसिनल प्लांट में। जो तीसरा जो आपने वर्गीकरण किया, वो वर्गीकरण किस नाम से किया, औषधीय पादपों के नाम से इन्होंने तीसरा वर्गीकरण कर दिया। अब बात करते हैं चौथे वर्गीकरण की। तो देखो चौथा जो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण आज के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जो फोर्थ जो क्लासिफिकेशन किया, उसके अंदर इन्होंने कौन से प्लांट रखे, इंडस्ट्रियल प्लांट रखे। यानी कि ऐसे पौधे जिनसे आपने क्या रखा, जिनसे आप क्या कर रहे हैं, व्यापार के अंदर काम आ रहा है, जिनसे आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। तो जैसे कि फर्नीचर का जो काम है, उसके अंदर ये जो प्लांट काम आ रहे हैं, टिम्बर वगैरह जो आप बोलते हैं, ठीक है, शीशम वगैरह जो आपसे प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे पौधे जिनसे आपको क्या मिल रही है, नगद आपको पैसे मिल रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कपास है, तो आपने क्या किया, फाइबर्स प्लांट है, कपास से क्या मिलता है आपको, रेशा मिलता है ना। तो रेशा जो है, अब उसको आपने रेशे बना, और रेशे को आपने कहाँ लगा दी, एक इंडस्ट्री लगा दी, और इंडस्ट्री लगाने के बाद में आप क्या कर रहे हैं, प्राप्त होने वाली कॉटन से क्या बना रहे हैं, कपड़े वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। रबर है, तो रबर का जो पौधा है, उस रबर के पौधे से जो रबर प्राप्त हो रहा है, उससे आप क्या बना रहे हैं, चप्पल जूते बना रहे हैं, और अदर जो शॉल वगैरह जो बन रहे हैं, शॉल होती है ना, वो बना रहे हैं, कुछ शीट वगैरह बनाने का जो बोलते हैं बिछाने में काम आती है ना, चटाई वगैरह, वो बना रहे हैं आप, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है नारियल आ रही है। तो ये जो नारियल है, नारियल भी एक प्रकार से औषधि इंडस्ट्रियल प्लांट के अंदर आता है।
इससे तेल भी आपको प्राप्त हो रहा है, इससे रस्सियाँ भी आपको बनाई जा रही है, इस पौधे से चारा वगैरह भी खाया जा रहा है। तो नारियल भी एक प्रकार से इंडस्ट्रियल प्लांट के अंदर आता है, ठीक है। तो AFL के द्वारा जो वर्गीकरण किए गए 4 जो प्लांट थे, उन चारों प्लांटों को मैंने आपको समझा दिया। अगर आप फर्स्ट प्लांट की अगर हम बात करते हैं, और फर्स्ट प्लांट को जिसको कि हमने फूड प्लांट का नाम दे रखा है, और इस फूड प्लांट के अंदर एक एक अगर प्लांट को अगर आप वर्गीकृत अलग अलग से पढ़ें, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मोटे अनाज वाले जो पौधे होते हैं उनके बारे में करते हैं। मोटे अनाज का मतलब हो गया कि ऐसा अनाज जो ज़्यादातर क्या हो, गर्मियों में प्राप्त हो रहा हो आपको, दूसरा जिनसे आपको ऊर्जा की भी प्राप्ति हो रही है, तीसरा राजस्थान के अंदर जो उष्ण इलाके हैं वहाँ आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो जो मोटे अनाज है, उन मोटे अनाजों में आपके एग्रीकल्चर जो आपके जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर जो मोटे अनाज है, उन मोटे अनाजों में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल तो बाजरे का दे रखा है, और सेकेंड एग्जाम्पल किसका दे रखा है, आपका ज्वार का दे रखा है। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है बाजरा, और बाजरा आपको पता है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में बाजरे की फसलें लगाई जाती है, इसलिए जो राजस्थान है वो बाजरा के उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पर माना जाता है। बाजरा एक प्रकार से कैसा अनाज माना जाता है, मोटा अनाज माना जाता है। फसल कौन सी फसल कहलाती है, तो आप बताएंगे खरीफ की फसल कहलाती है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर ये फसल लगाई जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ बाजरे के बारे में आप ये भी बताएंगे कि जो बाजरे का पौधा होता है वो एक प्रकार से कैसा होता है, मोनोकोट होता है या डाइकोट होता है। तो आप बताएंगे जो बाजरा है एक प्रकार से एक बीजपत्रीय पौधा है, यानी कि मोनोकोट पौधा है, ठीक है। बाजरे के अंदर क्या पाई जाती हैं, एक वो जो आप दिखता है ना बाजरे का पौधा है, इस प्रकार से आपने देखा होगा ना बाजरे का पौधा, यूँ है ना, इसके बीच बीच में से इस प्रकार से फिर ऐसे यूँ निकला हुआ दिखता है ना बाजरे का पौधा, यूँ, ठीक है, जैसे है ना। तो आप देखते हैं इसके अंदर क्या पाई जाती है, पर्व संधियाँ पाई जाती है, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं इसके अंदर आपको ना। तो यानी कि याद रखना बाजरा एक प्रकार से एक बीजपत्रीय पौधा है। दूसरी चीज़ इसके अंदर पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, और एक दूसरी चीज़ ये आप ये बताएंगे कि जो बाजरा है वो राजस्थान के अंदर उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। बाजरे के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप बात करेंगे इसके बॉटनिकल नेम की, जो इसका वानस्पतिक नाम है, उस वानस्पतिक नाम की हम बात करते हैं। क्वेश्चन ये वाला भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाजरे का वानस्पतिक नाम बताइए, तो आप बाजरे का वानस्पतिक नाम बताएंगे पेनिसिटम गैल्यूकम। क्या बताएंगे, पेनिसिटम गैल्यूकम बाजरे का आप बताएंगे बॉटनिकल नेम। दूसरी चीज़ ये आप बताएंगे कि जो बाजरा है वो किस फैमिली का है, तो आप ये बताएंगे बाजरा ग्रेमेनी फैमिली का है। ग्रेमेनी को पोएसी भी कहा जाता है, और कई बार इसे घास कुल के पौधे भी कह सकते हैं। कौन से कुल के पौधे कह सकते हो आप, घास कुल के पौधे भी कह सकते हैं। इसी को क्या कहोगे आप, पोएसी भी कह सकते हो। जो घास कुल के पौधे होते हैं ज़्यादातर सारे के सारे कैसे होते हैं, एक बीजपत्रीय पौधों के अंतर्गत आते हैं। तो बाजरे का जो वानस्पतिक नाम है आपने बता दिया पेनिसिटम गैल्यूकम। इसकी फैमिली जो कुल हम कहते हैं वो आपने बता दी ग्रेमिनी पोएसी, या आपने बता दी घास कुल के। अब बात करते हैं इसकी ओरिजिन की। जो बाजरा है सबसे पहले कहाँ पर पाया गया, या उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, या इसे कहाँ से प्राप्त किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे जो बाजरा है, बाजरे की जो ओरिजिन है यानी कि जो बाजरे की उत्पत्ति है वो अफ्रीका देश से मानी जाती है। यानी कि जो अफ्रीका देश है उस अफ्रीका देश में जो बाजरा है वो सबसे पहले प्राप्त हुआ था। यानी कि अफ्रीका से अब जो बाजरा है वो उसके बाद में अन्य देशों में पहुंचा, ठीक है। उत्पत्ति आपने बता दी, उत्पत्ति का बताओगे कि अफ्रीका जो है वहाँ पर इस बाजरे की उत्पत्ति हुई। अगर इसके गुणसूत्र की बात की जाए तो इसका गुणसूत्र होता है 2n की जो है, यानी कि इसमें 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाजरे का आपने पौधा देख लिया, तो पौधे के बारे में आपने बताया कि पर्व संधियाँ पाई जाती है। मूल की अगर आप बात करते हैं बाजरे के अंदर, तो आप ये बताएंगे इसके अंदर अपस्थानिक मूलें पाई जाती हैं। कौन सी मूलें पाई जाती हैं, अपस्थानिक मूल पाई जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये बता दिया इसके अंदर क्या है कि आपने ये भी कहा साथ के अंदर कि जो अपस्थानिक मूलें हैं वो नीचे हैं, और उन अपस्थानिक मूलों के अंदर ये बताया कि आपने ये कहा कि ये जो स्टेम है इस स्टेम पार्ट से ही कौन निकली रहती हैं, अपस्थानिक मूल निकली रहती है। इसके अंदर स्टिल्ट रूट भी पाई जाती हैं, ठीक है, जो क्या करती है पौधे को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। बाजरे की जो है उसके बारे में ये बताया कि हरे रंग का तना कैसा होता है, गोल होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है। दूसरा
कोमल होता है, मजबूत नहीं होता, आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। पत्तियों की अगर हम बात करें तो पत्तियों में आप ये बताएंगे कि इनके अंदर क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, इनके अंदर जो समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, कैसा पाया जाएगा, समांतर शिराविन्यास पाया जाएगा। दूसरी चीज़ आप ये बताएंगे कि जो बाजरा है उस बाजरे के अंदर जो फल है जिसे हम क्या कहते हैं, सिट्टा कहते हैं या पोड हम कह सकते हैं उसको, और इनसे जो बीज प्राप्त हो रहे हैं, अब इन बीजों को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो बीज हैं उन बीज को क्या कह दिया गया, फल। अगर हम कहें तो जो बीज है उस बीज किस प्रकार का बीज होता है, कैरियोप्सिस प्रकार का इसका बीज होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आपके लिए एक तैयार हो गया है कि जो बाजरा है, बाजरे का जो बीज है वो क्या कहलाएगा, कैरियोप्सिस। एक चीज़ याद रखना, ग्रेमिनी फैमिली के अंदर ज़्यादातर जितने भी जो सीड है उन सीड का जो टाइप है वो कैसा होगा, कैरियोप्सिस। अगर आपसे मक्के का पूछे जाए या मान लीजिए आपको गेहूं का पूछा जाए, है ना, तो सभी का आप क्या बताओगे, जो बीज होता है वो कैसा होता है, कैरियोप्सिस प्रकार का ही पाया जाता है। और इसके बीज के अंदर अगर आप ये देखेंगे कि इसके बीज के अंदर कितने प्रकार के उपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज लिख रखा है कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। बाजरे के बीज के अंदर 11% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, 67% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और 2.7% इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा जी, खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि बाजरे की किस्म की बात की जाए तो याद रखना, बाजरे की जो सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, पूसा मोती, जो कि ICAR के द्वारा बनाई गई है। पूसा मोती नाम की इस बाजरे की किस्म पाई जाती है, याद रखना, बिल्कुल अच्छी तरह से भूलना नहीं। ठीक है, और अगर बात की जाए कि जो बाजरा है उस बाजरे के अंदर सर्वाधिक कौन सा रोग पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि बाजरे के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोग होता है वो कौन सा होता है, हरित बाली रोग। आपके सिलेबस में हरित बाली रोग भी दे रखा है, तो आप ये बताइए हरित बाली जो रोग होता है वो कौन से पौधे में होता है, बाजरे के अंदर पौधों में होता है। दूसरी चीज, इसमें कौन सा रोग पाया जाता है, चिपका रोग, जिसको हम कौन सा रोग कहते हैं, अर्गट रोग भी इसको कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है इसको, अर्गट रोग भी कहते हैं इसको। ठीक है, अर्गट रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बाजरे को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। बाजरे के बाद में जो सेकंड अपना मोटा अनाज है उसको कहा जाता है ज्वार। बाजरे के बाद में जो मोटा अनाज है वो कौन सा है आपका, ज्वार। ज्वार के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है इसका बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम आपको दिखाई दे रहा है, बॉटनिकल नेम है इसका सारगम बाइकोलर। याद रखना, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है बेटा जी, सारगम बाइकोलर है। ठीक है, और अगर इसकी फैमिली की बात की जाए तो वही फैमिली है इसकी, जो ज्वार है, ज्वार भी कौन सी फैमिली का है, ग्रेमिनी फैमिली का है। ठीक है, ग्रेमिनी फैमिली है तो इसका जो है, इसका भी जो बीज होगा वो कैसा होगा, कैरियोप्सिस है। एक चीज़ और देखो, दोनों में समानता, इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति देश भी कौन सा है, अफ्रीका है। ठीक है, इसका जो ज्वार है, ज्वार का उत्पत्ति देश यानी कि इसकी ओरिजिनिटी कहाँ हुई थी, अफ्रीका देश से हुई है, उपमहाद्वीप से हुई है। एक चीज़ और लिख रखा है कि जो ज्वार है वो एक प्रकार से कैसी फसल है, C4 प्रकार की फसल है। जब आप श्वसन की जो प्रोसेस है वो पढ़ते हैं, श्वसन की प्रोसेस के अंदर आपने C4 प्लांट पढ़े होंगे। C4 प्लांट के अंदर क्रेन्ज एनाटॉमी पढ़ी होगी आपने, और क्रेन्ज एनाटॉमी में आपने ये भी देखा होगा कि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जो श्वसन यानी कि इनके अंदर जो ऊर्जा की प्राप्ति है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, C4 प्लांट होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखना कि जो ज्वार होता है, इस ज्वार को पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। याद रखना, ज्वार को पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। इस कारण से कम पानी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से पनपने के कारण इस फसल को हम कैमल क्रॉप भी कहते हैं। कैमल होता है ना, रेगिस्तान के अंदर पाया जाता है, पानी के अंदर बिना काफ़ी दिनों तक जी रह सकता है। इस कारण से ये फसल भी पानी के बिना खूब दिनों तक रह सकती है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, कैमल क्रॉप के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। तो मोटे अनाजों के अंदर आपके पास फर्स्ट बाजरा था, सेकंड आपका ज्वार हो गया। अब अगर बात करते हैं आप सबसे पहले खाद्य जो अनाजों की बात की जाए तो अनाज के अंदर जो आपके पास दूसरी आती है मक्का। मक्का का जो बॉटनिकल नेम है वो है आपके पास जिया मेज। ठीक है, याद रखना, मक्का जो है, मक्के का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या बताओगे आप, जिया मेज बताएंगे। दूसरी चीज़, जो मक्का है उसका जो फैमिली है वो फैमिली में आप क्या बताओगे,
पाओगे ग्रेमिनी फैमिली से रिलेटेड है। मक्का भी कैसी है, एक बीजपत्रीय पौधा है, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो मक्का है वो कौन से देश से उत्पन्न हुआ था, तो आप बताएंगे जो मक्का है मैक्सिको, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिकन जो महाद्वीप है वहाँ में मैक्सिको है, इसकी जो ओरिजिनिटी है, उत्पत्ति स्थल है वो कौन है, मैक्सिको देश। मक्का भी एक प्रकार का कौन सा प्लांट कहला जाता है, C4 प्लांट, यानी कि इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। मक्का जो है वहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अनाजों की रानी कौन है, तो आप बताएंगे कि जो मक्का की फसल है वो क्या कहलाती है, अनाजों की रानी कहलाती है। दूसरी चीज़, मक्के का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, द्विलिंगाश्रयी होता है, यानी कि मक्के के अंदर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों अलग अलग उत्पन्न होते हैं। याद रखना कि मक्का में नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों क्या होते हैं, अलग अलग उत्पन्न होते हैं। मादा पुष्प नीचे की ओर होते हैं, यानी कि जो साइड में से जो जाती है ना शाखा, वहाँ उत्पन्न होते हैं, जबकि शीर्ष भाग पर आपको क्या दिखाई देंगे, नर पुष्प आपको दिखाई देंगे, ठीक है। मक्का के दाने की अगर बात की जाए कि मक्का के दाने में क्या पाया जाता है, तो आप बताएं कि मक्का के दाने के अंदर 10% क्या उपस्थित होती है, प्रोटीन उपस्थित होती है। इसके अलावा इसके अंदर 4% वसा पाई जाती है और 70% इसके अंदर क्या उपस्थित होती है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। यानी कि जो मक्का है वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा स्रोत है, साथ साथ के अंदर 10% प्रोटीन भी इसके अंदर पाई जाती है। दूसरी चीज़ याद रखना कि जो मक्का है उस मक्का के अंदर प्रोटीन जीन पाए जाते हैं। मक्का के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन जीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मक्का में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन जीन। लेकिन इस प्रोटीन जीन के अंदर एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड सॉरी, जो कौन कौन से हैं, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन नाम के जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, उनकी क्या होती है, इनके अंदर कमी होती है। याद रखना मक्का जो है, मक्का की प्रोटीन के अंदर प्रोटीन जीन पाए जाते हैं और इस प्रोटीन जीन के अंदर ट्रिप्टोफैन व लाइसिन नाम के अमीनो एसिड की जो क्या होती है, इसके अंदर कमी होती है। मक्का का जो दाना है उसका जो फल है वो फल भी क्या कहलाता है, कैरियोप्सिस प्रकार का फल कहलाता है, ठीक है। कौन सा कहलाएगा, कैरियोप्सिस टाइप का फल कहलाता है। तो ये क्वेश्चन है, याद रखना जितने भी ग्रेमिनी फैमिली के जो प्लांट हैं उनके अंदर जो फल होगा वो कैरियोप्सिस टाइप का होता है।